नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एंड लर्न। मैं हूं सचिन शर्मा। दोस्तों, 1971 में भारत के हाथों अपने देश का बंटवारा करवाने के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ चुका था कि वो भारत से कन्वेक्शनल वॉर में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उसने भारत के खिलाफ शुरू की अपनी ब्लीड इंडिया विद ए थाउजेंड कट पॉलिसी। दोस्तों, 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने दोनों देशों से अलग रहने का फैसला किया, परंतु पाकिस्तान ने उसे मिलिट्रीली कब्जाने की कोशिश की, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर भारत में विलय होने का और मिलिट्री हेल्प लेने का निर्णय लिया। तत्पश्चात इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच वॉर शुरू हुई और यह वॉर 1949 तक चली। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी को हैवी लॉसेस झेलने पड़े। इसके बाद 1965 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंडर कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की, पर इंडियन आर्मी ने इस एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी आर्मी को इस वॉर में हरा दिया। इस वॉर में बुरी तरीके से अपनी मट्टी पलीत करवाने के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्पीच में भारत के खिलाफ 1000 ईयर वॉर डिक्लेयर की, जिसका अर्थ था कि पाकिस्तान भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करता रहेगा। दोस्तों, समय बीतने के साथ अस्तवाइल ईस्ट पाकिस्तान और प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और सप्रेशन के खिलाफ आवाज उठने लगी, जो अंततः पाकिस्तान के बंटवारे पर जाकर खत्म हुई। 1971 के युद्ध के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो का बड़ा सपना था कि वो ईस्टर्न इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान में मिला देगा, जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा कर लेगा और इसके अलावा इंडियन पंजाब को खालिस्तान बना देगा। पर हुआ क्या? इंडियन आर्म फोर्सेज ने इन सारे सपनों को अपने कदमों तले कुचल दिया। 1971 में इंडियन आर्म फोर्सेज ने कोऑर्डिनेटेड लैंड, एयर एंड सी ऑपरेशन करते हुए ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी पर जबरदस्त असोल्ट किए और इवेंचुअली पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा और एक न्यू कंट्री बांग्लादेश फॉर्म हुई। दोस्तों, कन्वेक्शनल वॉर्स में तीसरी बार भारत के हाथों शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को समझ आ चुका था कि वो भारत से कन्वेक्शनल वॉर में कभी नहीं जीत सकता और 1971 की वॉर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, "Do not come back. It's a document of surrender. We do not want to see you back in Pakistan if you come like that. I will not take back a document of surrender from the Security Council. I will not be a party to the legalization of aggression." इसीलिए उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पुरानी पॉलिसी 1000 ईयर वॉर अगेंस्ट इंडिया, जिसमें वो भारत के खिलाफ 1000 वर्ष तक वॉर करने की बात करते हैं, उसको चेंज कर दिया ब्लीड इंडिया विद ए 1000 कट पॉलिसी में। दोस्तों, ब्लीड इंडिया विद ए 1000 कट पॉलिसी भारत के खिलाफ एक पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, जिसके अंडर पाकिस्तानी मिलिट्री भारत में इंसर्जेंसी और टेररिज्म का सहारा लेकर एक कॉवर्ट या प्रॉक्सी वॉर करेगी। इसका अर्थ था कि वो सीधे तरीके से भारत से युद्ध नहीं करेगी, टेररिज्म का सहारा लेकर भारत को नुकसान पहुंचाएगी। 1971 की वॉर के 6 साल बाद ही पाकिस्तान में एक मिलिट्री coup होता है और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जिया-उल हक तख्ता पलट करके प्रेसिडेंट पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। जिया-उल हक के दौर में ही ब्लीड इंडिया विद ए 1000 कट्स पॉलिसी को अपना शेप मिलता है और भारत में इन्फिल्ट्रेशन और मिलिटेंसी बढ़ने लगती है और भारत को पंजाब इंसर्जेंसी और कश्मीर इंसर्जेंसी जैसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या रोल था पंजाब इंसर्जेंसी में। दोस्तों, 1980 के दशक में पंजाब में इंसर्जेंसी अपनी चरम पर थी और इसमें पाकिस्तान ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। 1970 के दशक से ही पाकिस्तान इंडियन पंजाब में सिक्स सेशनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने में लगा हुआ था। पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को जहां भी प्लेटफॉर्म मिलता वो खालिस्तान का आइडिया सपोर्ट करते। पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI हामिद गुल ने एक बार कहा था कि पंजाब को डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तानी आर्मी को एक एक्स्ट्रा डिवीज़न का काम करता है, वो भी बिना लोगों के टैक्स खर्च किए हुए, जिसका मतलब था कि वो पाकिस्तान का एक एक्स्ट्रा विंग है जिसमें उसे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। 1980 के दशक में खालिस्तानी इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी इंडियन सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI पूरी तरह से पंजाब इंसर्जेंट्स के सपोर्ट में आ गई। ISI ने अपने हेडक्वार्टर्स में एक स्पेशल पंजाब सेल का गठन किया, जिसका मेन मोटिव पंजाब इंसर्जेंट्स को आर्म एंड एम्यूनिशन सप्लाई करना था। ISI की स्पेशल पंजाब सेल 3 फेज प्लान पर काम कर रही थी, जिसमें पहला प्लान था कि सिख लोगों को बाकी इंडियन पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, जिससे वो अलग फील करें। दूसरा, सरकार के खिलाफ मास प्रोटेस्ट करना, जिसकी वजह से वहाँ की सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करना बंद कर दें। तीसरा, पंजाब में आतंक का माहौल तैयार करना, जिससे वहाँ के आम नागरिक आतंकवादी और सेना की लड़ाई में पिसें और सड़कों पर उतर आएँ। दोस्तों, पंजाब में टेररिज्म फैलाने के लिए
आईएसआई ने लाहौर और कराची में टेररिस्ट कैंप सेटअप किए। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट FIU सेटअप कर दी, जिससे उसे टेररिस्ट बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कराने में मदद मिले। इसके अलावा पाकिस्तान ISI, भिंडरेवाला टाइगर फोर्स, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा जैसी सेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। ISI ने पाकिस्तानी सिखों को अपने ऑपरेशंस में पार्टनर के तौर पर यूज़ किया। गुरुद्वारों का इस्तेमाल वेपन रखने के लिए किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बरामद हुई काफ़ी सारी वेपनरी चाइनीज़ और पाकिस्तानी ओरिजिन की थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पंजाब इंसर्जेंसी में चाइनीज़ हाथ भी हो सकता है। ISI ने लगभग 1500 से 2000 मिलिटेंट्स को गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेनिंग देकर भारत में भेजा, जिनके पास अत्याधुनिक वेपन्स सच एज AK-47, ग्रेनेड, स्नाइपर्स, केमिकल वेपन्स थे। बब्बर खालसा के मिलिटेंट ने इंडियन अथॉरिटीज़ की कस्टडी में बताया कि ISI एरोप्लेन को हाईजैक करवाकर उन्हें इंडियन इंस्टॉलेशन पर कामाकाजी अटैक के लिए यूज़ करेगी। दोस्तों, कामाकाजी अटैक एक जापानीज टेक्निक है जिसके अंडर एक प्लेन को पायलट सहित एक सुसाइड अटैक करना होता है अपने टारगेट पर। दोस्तों, 5 जुलाई 1984 को हुई एक प्लेन हाईजैकिंग की इन्वेस्टिगेशन करने पर उसमें एक जर्मन मैन्युफैक्चर पिस्टल मिली, जिसे जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस ने कंफर्म किया कि इस पिस्टल का कंसाइनमेंट हमने पाकिस्तान को भेजा था और ये पिस्टल उसी का पार्ट है। दोस्तों, पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट पॉलिसी का पहला घाव पंजाब में हुआ, जिसमें इंडिया को लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी, गुरुद्वारों को नुकसान होना पड़ा, सैकड़ों जगह आतंकवादी हमले हुए, दंगे हुए। 1984 में हमने अपनी PM इंदिरा गांधी को खो दिया। अंततः 1995 में पंजाब के CM बिन सिंह का बॉम्ब ब्लास्ट में निधन हुआ। इसके अलावा पंजाब की ओवरऑल ग्रोथ पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान आज भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आउटसाइड ऑफ द कंट्री प्रमोट करता है और रिसेंटली 26 जनवरी 2020 को हुए दिल्ली प्रोटेस्ट में हमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट देखने को मिला। दोस्तों, 1980s में सोवियत अफगान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने सुन्नी मुजाहिदीन और बाकी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को कश्मीर में इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ यूज़ करने की योजना बनाई और कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शुरुआत होती है। पाकिस्तान कश्मीर में हो रहे आतंकवाद को फ्रीडम स्ट्रगल का नाम देता है और कहता है कि हम इन्हें सिर्फ मॉरल सपोर्ट देते हैं, पर इस झूठ का तब पर्दाफाश हो जाता है जब डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI खुद नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम ये सब स्पॉन्सर करते हैं। ब्लीड इंडिया स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व एक पाक जनरल ने यह भी कहा था कि कश्मीर में टेररिज्म फैलाकर पाकिस्तान ने बड़ी कम कीमत पर 7 लाख से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स को कश्मीर में रखा हुआ है, जिसका भारत पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, 1990s की शुरुआत में भारत के ऊपर पहला घाव पड़ता है जब पाकिस्तानी सपोर्टेड मिलिटेंट्स और कुछ मुस्लिम ग्रुप कश्मीर में कत्लेआम मचाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस होता है, या फिर यह कहना ज़्यादा टर्म सही होगा कि मैसेकर होता है। इसके चलते हज़ारों और लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़कर आना पड़ता है, जो देश के बाकी जगहों में रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हुए। पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म फैलाने के लिए POK में टेररिस्ट कैंप्स बनवाए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई की, मुस्लिम यूथ को भड़काने के लिए काउंटरफिट इंडियन करेंसी का यूज़ किया गया। और हमें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि उस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, जिसकी वजह से कश्मीर का जो यूथ था वो आतंकवाद की तरफ, वो मिलिटेंसी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा मिलिटेंट्स को गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन किया गया। सोवियत अफगान वॉर में यूज हुए सुन्नी मुजाहिदीनों को कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए यूज़ किया गया। दोस्तों, इसके बाद 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल युद्ध छेड़ दिया गया। एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीरी मिलिटेंट बनकर कारगिल में इन्फिल्ट्रेट कर दिया, जिससे एक युद्ध उत्पन्न हुआ और एज यूजुअल पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ बैक। इनिशियल स्टेजेस में पाकिस्तान ने ब्लेम किया कि ये सिर्फ कश्मीरी इंसर्जेंट्स की फाइट है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बट लेटर ऑन पाकिस्तानी PM और चीफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तानी आर्मी की प्रेजेंस को कबूला। दोस्तों, कश्मीर पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म से जूझ रहा है। इसका असर इंडिया की डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बहुत गहरा पड़ा है। इसके अलावा भारत के हज़ारों सैनिक कश्मीर में आतंकवाद का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर रिसेंट में ही पुलवामा, उरी जैसे आतंकी हमले झेल चुका है और अब टेररिस्ट लोगों की आइडेंटिटी देखकर उनको निशाना बना रहे हैं। रिसेंटली जो हिंदू लोग वहाँ पर वेंडर्स थे, वहाँ बिहार के, UP के डिफरेंट एरियाज़ के, जो जम्मू कश्मीर में सामान बेचते हैं, उनको निशाना बनाया गया टेररिस्ट द्वारा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के बाद पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म में काफ़ी कमी आई है, पर यह लड़ाई बहुत लंबी है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ने ब्लीड इंडिया स्ट्रेटेजी के अंडर इंडिया को बहुत से घाव दिए हैं, चाहे वो 1993 का मुंबई ब्लास्ट हो, जिसका मास्टरमाइंड अभी रिसेंटली UAE में पकड़ा गया है और बहुत ही जल्द भारत में लाया जाएगा। इसके अलावा 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, या 26/11 हो, या 2001 का पार्लियामेंट्री अटैक हो। इसके अलावा मैं हाईलाइट करूंगा एक और ब्लीड इंडिया स्ट्रेटेजी जिसमें चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ रहे हैं
और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दोस्तों, ये किसी टेररिस्ट अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक है जो सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान और चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया से जीत रहे हैं और उस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इंडिया इस ब्लीड इंडिया स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाया है? क्योंकि मैंने यहाँ ब्लीड इंडिया के इस रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया उसका जिक्र नहीं किया है, सच एज बालाकोट एयर स्ट्राइक और इसके अलावा लैंड स्ट्राइक। तो इसके ऊपर आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।